जय हिंद दोस्तों, आज हम पोस्ट ऑफिस एक्ट 2023 पढ़ेंगे। एक्ट नंबर 43 ऑफ 2023। 2023 का यह 43वां एक्ट है, जो कि आपका 7 पेजों में दिया गया है। दूसरे पेज में आपके लिस्ट ऑफ एब्रिविएशंस दिए गए हैं। जीएसआर, जनरल स्टैट्यूटरी रूल्स, एसओ, स्टैट्यूटरी ऑर्डर, नोटिफिकेशंस। तीसरा में आपका अरेंजमेंट ऑफ सेक्शंस बताया गया है। तो पोस्ट ऑफिस एक्ट में टोटल 16 सेक्शंस हैं। पहला सेक्शन है शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट, या एक्ट कब लागू हुआ है, कब स्टार्ट हुआ, उसके बारे में बताया गया है। दूसरा डेफिनेशंस है, भाषाओं के बारे में बताया गया है। तीसरा सर्विस टू बी प्रोवाइडेड बाय पोस्ट ऑफिस, क्या क्या सर्विसेज पोस्ट ऑफिस के द्वारा दी जाएंगी, उसके बारे में बताया गया है। चौथा, एक्सक्लूसिव प्रिविलेज इन रिस्पेक्ट ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स, पोस्टेज स्टैम्प के एकाधिकार के बारे में बताया गया है। पांचवा, एड्रेसेस एंड पोस्ट कोड्स है। छठा है पावर टू गिव इफेक्ट टू अरेंजमेंट विद अदर कंट्रीज है। सातवां है रिकवरीज ऑफ सम ड्यूज इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय पोस्ट ऑफिस। आठवां है ऑफिशियल मार्क्स टू बी एविडेंस ऑफ सर्टेन फैक्ट्स डिनोटेड। नवा है पावर टू इंटरसेप्ट, ओपन और डिटेन एनी आइटम और डिलीवर आइटम टू कस्टम्स अथॉरिटी, जो कि थोड़ा इंपॉर्टेंट है। 10वां है एग्जेम्पशंस फ्रॉम लायबिलिटी। 11वां है डेलीगेशन ऑफ पावर अदर देन रूल मेकिंग पावर्स टू डायरेक्टर जनरल। डायरेक्टर जनरल को क्या क्या पावर डेलीगेट की गई हैं वो सेक्शन 11 में बताया गया है, लेकिन रूल मेकिंग पावर को नहीं दिया गया है। 12वां है पावर टू मेक्स रूल्स, पावर मेक्स रूल बनाने का किसके पास पावर है। 13वां है पावर टू मेक रेगुलेशंस, रेगुलेशंस कौन कौन बनाएगा। 14वां है लेइंग ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में रूल्स एंड रेगुलेशन कैसे प्रस्तुत किया जाएगा। 15वां है पावर टू रिमूव डिफिकल्टीज। 16वां है रिपील एंड सेविंग। ये हमारे 16 सेक्शंस हैं। इसी प्रकार से अब हम शुरू करते हैं आपके 14वें, हाँ आ गया आपका पोस्ट ऑफिस एक्ट 2023, एक्ट नंबर 43 ऑफ 2023। यह 2023 का 43वां एक्ट है, जो कि 24 दिसंबर 2023 को नोटिफाई हुआ है। अब कहा गया है एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू पोस्ट ऑफिस इन इंडिया। जो पोस्ट ऑफिस इन इंडिया में जो भी पोस्ट ऑफिस है उनके सारे लॉ को अमेंड, संशोधित करने के लिए, कंसोलिडेट करने के लिए, और उसके लिए यह एक्ट है जो कि पार्लियामेंट में 74th ईयर ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया में कहा गया है, बनाया गया है। पहला है शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट, जो कि पहला सेक्शन से कहा गया है दिस एक्ट में बी कॉल्ड द पोस्ट ऑफिस एक्ट 2023। या एक्ट 2023 का एक्ट पोस्ट ऑफिस एक्ट कहलाएगा। इट शैल कम इनटू it shall come into force on such date as the central government may by notification in the official gazette appoint। यह एक्ट उस दिन से या उस तारीख से प्रभावी होगा जो कि ऑफिशियल गैजेट में सेंट्रल गवर्नमेंट उसको नोटिफाई करेगी, जो कि लास्ट में आपका दिया गया है कि यह एक्ट 18 जून 2024 से प्रभावी है। ये पहला सेक्शन हो गया। दूसरा सेक्शन है आपका डेफिनेशंस। इसमें डेफिनेशन के बारे में बताया गया है कि इन दिस एक्ट अनलेस द कंटेंट अदरवाइज रिक्वायर्स डायरेक्टर जनरल। डायरेक्टर जनरल मींस डायरेक्टर जनरल ऑफ पोस्ट ऑफिस। डायरेक्टर जनरल पोस्ट ऑफिस होगा जो कि अपॉइंट किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। इंक्लूड्स एनी ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ द डायरेक्टर जनरल। डायरेक्टर जनरल का मतलब या तो डायरेक्टर जनरल ऑफ पोस्ट ऑफिस भी हो सकता है, या फिर किसी सेंट्रल गवर्नमेंट किसी ऐसे ऑफिसर को एथोराइज कर सकता है जो डायरेक्टर जनरल का काम करेगा। डी है आइटम। आइटम मींस एन इंडिविजुअल आर्टिकल विच द पोस्ट ऑफिस एक्सेप्ट्स फॉर प्रोवाइडिंग अ सर्विस। पहले हम लोग आर्टिकल्स बोलते थे, लेकिन अब आर्टिकल्स को वर्ड को रिप्लेस करके आइटम कहा गया है। ऐसा आर्टिकल जिसको पोस्ट ऑफिस एक्सेप्ट करता है किसी सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए, वो आइटम कहलाएगा। सी नोटिफिकेशन, मतलब जो ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन दिया गया है। डी है पोस्ट ऑफिस मींस डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में क्या क्या बताया गया है कि एवरी हाउस, चाहे वो कोई घर हो, बिल्डिंग हो, रूम हो, प्लेस हो, और एनी अदर एसेट यूज्ड बाय पोस्ट ऑफिस फॉर प्रोवाइडिंग एनी सर्विस। या कोई ऐसा एसेट हो, एसेट का मतलब कि कोई भी एकोमोडेशन हो जो पोस्ट ऑफिस के द्वारा सर्विस प्रोवाइड करने के लिए यूज किया जा रहा है।
ई है प्रिस्क्राइब, प्रिस्क्राइब मतलब निर्धारित, निर्धारित मतलब जो भी यहाँ पे इस एक्ट में निर्धारित किया गया है उसी हिसाब से। एफ मतलब रेगुलेशंस, सॉरी एफ डिफिनीशन रेगुलेशंस, रेगुलेशंस मतलब जो भी रेगुलेशंस इस एक्ट में नियंत्रण के लिए बनाए गए हैं। ये आपका था दूसरा सेक्शन। तीसरा सेक्शन है सर्विसेज टू बी प्रोवाइडेड बाय पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस के द्वारा क्या क्या सर्विस प्रोवाइड कहा गया है, द पोस्ट ऑफिस शैल प्रोवाइड सच सर्विसेज एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब। जैसा कि सेंट्रल गवर्नमेंट निर्धारित करेगी वो सर्विसेज पोस्ट ऑफिस प्रिस्क्राइब, पोस्ट ऑफिस प्रोवाइड करेगा। दूसरा इसमें इसी बात कहा गया कि डायरेक्टर जनरल में मेक रेगुलेशंस, डायरेक्टर जनरल उसको नियंत्रण बनाने करने के लिए रेगुलेशंस बना सकता है। किसके लिए? ए, in respect of activities necessary to provide services referred to in subsection 1, and B, fixed charges for and the term and condition in respect of services referred to in subsection 1। तो कोई एक्टिविटी अगर उसके लिए जरूरी है तो उस एक्टिविटी को निर्धारित करने के लिए या उसको प्रोवाइड करने, सर्विस को प्रोवाइड करने में कोई एक्टिविटी बनानी है तो उसके लिए भी डायरेक्टर जनरल आपका रेगुलेशन बना सकता है। और फिक्स चार्जेस, चार्जेस फिक्स करने के लिए रेगुलेशन आएगा कि किसी आर्टिकल का या आइटम यूज हो रहा है उसका चार्ज क्या रखा जाएगा, उसके टर्म एंड कंडीशन क्या होंगे, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन क्या होंगे, वो भी डायरेक्टर जनरल बनाएगा। तीसरा है एनी सर्विस प्रोवाइडेड बाय पोस्ट ऑफिस सब्जेक्ट टू एनी लॉ और द टाइम बीइंग इन फोर्स। कोई भी सर्विस जो पोस्ट ऑफिस द्वारा प्रोवाइड की जाएगी वो उस समय में जो भी लॉ इन्फोर्स होगा उस नियमों के अनुसार ही कार्य में आएगा। ये आपका हो गया तीसरा सेक्शन। चौथा सेक्शन से आपका एक्सक्लूसिव प्रिविलेज इन रिस्पेक्ट ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स, अर्थात कि पोस्टेज स्टैम्प्स के बारे में जो हमारा एक मताधिकार है वो किसके पास है। वो कहा गया है कि पोस्ट ऑफिस एक्सक्लूसिव प्रिविलेज ऑफ इशूइंग पोस्टेज स्टैम्प। तो भारत में पोस्ट ऑफिस के पास ही पोस्टेज स्टैम्प जारी करने का प्रावधान है, एक मताधिकार है। इसके अलावा कोई भी पोस्टेज स्टैम्प इशू नहीं कर सकता। दूसरा कहा गया है पोस्टेज स्टैम्प्स एंड पोस्टेज स्टैम्प। डायरेक्टर जनरल है वो रेगुलेशन बनाएंगे सप्लाई सप्लाई करने के लिए, सेल ऑफ पोस्टेज स्टैम्प को बेचने के लिए और पोस्टेज स्टैम्प। इसमें तीन बातें की गई है, पहले तो सप्लाई के लिए कहा गया, दूसरा सेल ऑफ पोस्टेज स्टैम्प एंड स्टेशनरी के लिए कहा गया है। तीसरा कहा गया इन दिस सेक्शन द एक्सप्रेशन postage stamps mean any postage stamp provided by central government। इस सेक्शन में जो एक्सप्रेशन कहा गया उसका मतलब पोस्टेज स्टैम्प का मतलब जो भी स्टैम्प सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जा रही है इन एनी फॉर्म, किसी फॉर्म में हो, चाहे वो फिजिकल हो, डिजिटल हो, डिनोटिंग सम पेबल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ सच सर्विस प्रोवाइडेड बाय पोस्ट ऑफिस। कोई पोस्ट ऑफिस के द्वारा कोई सर्विस प्रोवाइड किया, कोई डिनोट किया जा रहा हो एज में भी प्रिस्क्राइब जैसा निर्धारित किया गया, एंड इंक्लूड स्टैम्प अफिक्स, और कोई स्टैम्प उसके ऊपर अफिक्स्ड हो, प्रिंटेड हो, एम्बोस्ड हो, एम्बेडेड हो, इम्प्रेस्ड हो और अदरवाइज इंडिकेटेड ऑन एनी आइटम। यानी किसी भी तरीके का हो, फिजिकल फॉर्म में जैसे हम डाक टिकट खरीदते हैं उस फॉर्म में हो वो भी पोस्टेज स्टैम्प है, या डिजिटल फॉर्म में कल को चलने लगे, इन फ्यूचर डिजिटल फॉर्म में चलने लगेगा तो जो भी पोस्टेज स्टैम्प है वो डिजिटल होगा और लिफाफों में एम्बोस्ड होता है, छपा होता है। और जो हमारा फ्रैंकिंग मशीन है वो है, किसी भी प्रकार का वो है वो पोस्टेज स्टैम्प ही कहलाएगा। और दूसरा इसी में कहा गया था पोस्टल स्टेशनरी। Postal stationery means stationery issued by post office, such as envelopes, letter cards, postcards, bearing imprinted stamps or inscriptions, indicating that some payable respect of service provided by the post office has been prepared। तो ऐसी पोस्टल स्टेट चाहे वो लिफाफा हो, लेटर कार्ड हो, यानी अंतर्देशीय पत्र आईएलसी, पोस्ट कार्ड हो जिसके ऊपर स्टैम्प छपी हो या कुछ लिखा हुआ हो या इंडिकेट करता हो कि उस सर्विस के लिए वह पहले ही उससे पैसे ले लिए गए हैं, उससे प्रीपेड कर लिया गया, यानी टिकट लगी छपी है तो हमने उससे पहले से ही
प्रीपेड कर लेगा, वो सारी पोस्टल स्टेशनरी कहलाएंगी। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में मैंने ELP बनाया है। ई मतलब एनवलप्स, एल मतलब लेटर कार्ड्स, पी मतलब पोस्ट कार्ड्स। अब आपका पांचवा है एड्रेसेस एंड पोस्ट कार्ड्स। इस सेक्शन में बताया गया है कि एड्रेसेस और पोस्ट कोड्स कैसे होंगे। तो कहा गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब स्टैंडर्ड्स फॉर एड्रेसिंग ऑन द आइटम्स, एड्रेस आइडेंटिफायर्स एंड यूजेस ऑफ पोस्ट कोड्स। सेंट्रल गवर्नमेंट ही निर्धारित करेगी कैसे एड्रेस किसी आइटम पे लिखा जाएगा, कैसे उसे पहचाना जाएगा और पोस्ट कोड्स का प्रयोग कैसे किया जाएगा। दूसरा कहा गया इन दिस सेक्शन पोस्ट कोड मीन्स अ सीरीज ऑफ डिजिट्स, लेटर्स और डिजिटल कोड और अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स, लेटर्स और डिजिटल कोड यूज्ड टू आइडेंटिफाई अ जियोग्राफिक एरिया और लोकेशन and is the process of sorting and delivery of items and for other purpose। तो पोस्ट कोड का मतलब है चाहे वो डिजिट के फॉर्म में हो या लेटर के फॉर्म में हो या डिजिटल कोड के फॉर्म में हो या कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स, लेटर या डिजिटल कोड के फॉर्म में हो। यानी जैसे हम इस वक्त डिजिटल कोड आपका यूज होता है कि 1100, 200, 300, 400, 6 अंकों का जो पिन कोड है वो पिन कोड है, वो डिजिट फॉर्म में है। और डिजिटल कोड आ गए हैं जैसे अब वो आपका डिजी पोस्ट क्या बोलते हैं हम, जैसे आपका डिजिटल चालू हो गया। तो उसी ज्योग्राफिक एरिया को या लोकेशन को निर्धारित करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ही उसको निर्धारित करेगी। ये था आपका पांचवा सेक्शन। छठा सेक्शन है पावर टू गिव इफेक्ट टू अरेंजमेंट्स विद अदर कंट्रीज। दूसरे कंट्रीज के साथ जो पत्राचार होगा उसको निर्धारित कौन करेगा। तो कहा गया है सेंट्रल गवर्नमेंट मेक रूल्स टू गिव इफेक्ट टू अरेंजमेंट विद एनी फॉरेन कंट्री और or services provided by the post office between India and the said foreign country or territory। किसी दूसरे फॉरेन कंट्री या टेरिटरी और इंडिया के बीच में जो पत्राचार होगा उसका अरेंजमेंट या उसके रूल्स कौन बनाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। ठीक है, उस कंट्री के साथ साथ। सातवां सेक्शन कहा गया है रिकवरी ऑफ सम्स ड्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय पोस्ट ऑफिस। यानी कोई पोस्ट ऑफिस के द्वारा सर्विस प्रोवाइड की गई है और उसके बदले में कोई पैसा ड्यू है, तो उसकी रिकवरी कैसे की जाएगी। तो उसके बारे में कहा गया है कि एवरी पर्सन हु अवेल्स सर्विस प्रोवाइडेड बाय पोस्ट ऑफिस शैल बी लायबल टू पे द चार्ज इन रिस्पेक्ट ऑफ सच सर्विस। कोई भी व्यक्ति यदि पोस्ट ऑफिस की कोई भी सर्विस को यूज करता है तो उसके एवज में उसे सर्विस चार्ज देना पड़ेगा। दूसरा इसी पॉइंट में कहा गया है कि इफ एनी पर्सन रिफ्यूजेस और नेग्लेक्ट टू पे द चार्जेस रेफर्ड टू इन सबसेक्शन 1 such amount shall be recovered as if it were an area of land revenue due from him। यदि कोई पर्सन मना करता है या नेग्लेक्ट करता है किसी भी प्रकार का चार्ज देने के लिए, यदि उसने कोई सर्विस पोस्ट ऑफिस की अवेल की है तो उस अमाउंट को रिकवर कर दिया जाएगा लैंड एरिया ऑफ लैंड के हिसाब से, जो कि आपका एक एक्ट है उसको आप पढ़ेंगे तो उसमें बताया गया है कि एरिया ऑफ लैंड रेवेन्यू क्या होता है। आठवां है ऑफिशियल मार्क टू बी एविडेंस ऑफ सर्टेन एक्ट्स डिनोटेड। कि ऑफिशियल मार्क जो है वो किसी उस पे लेटर पे डिनोट किया जाएगा या कोई सी भी चीज में डिनोट किया जाएगा, वो किस प्रकार के एविडेंस का कार्य करेगा। तो कहा गया है द सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब कंडीशंस फॉर डिनोटिंग द ऑफिशियल मार्क्स ऑन आइटम टू बी यूज्ड एज प्राइमा फेसिया एविडेंस ऑफ द फैक्ट सो डिनोटेड। तो सेंट्रल गवर्नमेंट निर्धारित करेगी क्या क्या नियम शर्तें होगी, किस हिसाब से डिनोट किया जाएगा ऑफिशियल आइटम को, जो कि प्राइमा फेसी एविडेंस होगा उस फैक्ट का जो उस पर डिनोट होगा। जैसे हमने रिफ्यूज कर दिया तो रिफ्यूज लिख दिया पोस्टमैन ने, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसे पावर दिया ना रिफ्यूज लिखने की। रिफ्यूज का मतलब वो एक प्राइमा फेसी एविडेंस है। यहाँ रिफ्यूज का मतलब रिफ्यूज है, उसे चैलेंज नहीं किया जा सकता है। ये आपका आठवां सेक्शन था। नवा सेक्शंस पावर टू इंटरसेप्ट, ओपन और डिटेन एनी आइटम और डिलीवर आइटम टू कस्टम अथॉरिटी। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है और आपको ये दिमाग में रखना चाहिए कि सेक्शन 9 के द्वारा ही अब किसी भी डाक को खोलने की पावर दे दी गई है। यदि किसी डाक में किसी प्रकार का ऐसा संदिग्ध चीज पाया जाता है तो उसको सेक्शन 9 के द्वारा के पावर से उसको खोला जा सकता है। कहा गया है
The central government may by notification empower any officer to cause any item in course of transmission by the post office to be intercepted, opened, or detained in interest of security of the state, friendly relation with foreign states, public order, emergency, or public safety, or upon the occurrence of any contravention of any of the provisions of this act or any other law for the time being in force. सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के द्वारा किसी भी पाव ऑफिसर को यह शक्ति प्रदान कर सकती है कि कोई भी आइटम को इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन ट्रांसमिशन के दौरान यानी वो जो बुक कर रहे हैं डिलीवर होने के बीच के जो टाइम पीरियड को कहा गया ट्रांसमिशन उसको पोस्ट ऑफिस में द्वारा इंटरसेप्ट रोका जा सकता है, ओपन किया जा सकता है, डिटेन किया जा सकता है। किस कारणों से? इन द इंटरेस्ट ऑफ सिक्योरिटी, सुरक्षा के हित के कारण, स्टेट की फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट, दूसरे विदेशी देशों से फ्रेंडली रिलेशन होने के कारण भी रोका जा सकता है, किसी पब्लिक ऑर्डर में रोका जा सकता है, इमरजेंसी में रोका जा सकता है या पब्लिक सेफ्टी में भी रोका जा सकता है, या फिर कोई ऐसा प्रोविजंस है जिसको कंट्रावेंशन हुआ है उसके अगर होने पे उस समय के दौरान, तो उन कारणों से उसको रोका जा सकता है। दूसरा कहा गया है द सेंट्रल गवर्नमेंट में कॉज एनी आइटम रेफर टू इन सबसेक्शन 1 टू बी डिस्पोज्ड ऑफ इन सच मैनर एज इट डीम्ड एप्रोप्रिएट। यदि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऊपर 1 के हिसाब से कोई भी आइटम को डिटेन किया है, तो उसको डिस्पोज करने का भी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी या है उसके पास, जैसा उसे उपयुक्त माना जाएगा, उसी हिसाब से वो उसको डिस्पोज करेगी। अर्थात मान लीजिए आपने कोई ऐसा चीज़ ट्रांसमिशन कर दिया जैसे नारकोटिक्स से रिलेटेड, तो अब भाई वो तो आपको डिलीवर होगा नहीं, तो उसको तो डिटेन करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट और जब डिटेन करेगा तो उसको डिस्पोज़ भी उसी हिसाब से करेगा। और डिस्पोज़ल करने की भी पावर सेक्शन 9.2 में दी गई है। इससे कहा गया है द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन empower any officer of the post office to deliver an item received from within or beyond the limits of India and called to contain anything liable to duty or which is suspected to contain any prohibited item to such custom authority or any other authority as may be specified in said notification. And such custom authority or any other authority shall deal with such item in accordance with the provisions of any law for time being in force. तो सेंट्रल गवर्नमेंट को नोटिफिकेशन के द्वारा किसी भी ऑफिसर को या शक्ति प्रदान करेगी कि वह ऑफिसर को या पोस्ट ऑफिस को कि उस आइटम को कैसे डिलीवर करेगा या इंडिया की लिमिट से उसको कैसे रिसीव करेगा या उसमें किस हिसाब से कस्टम ड्यूटी ड्यू है, उसको गणना करने के लिए और क्या उसमें कोई प्रोहिबिटेड आइटम, प्रतिबंधित आइटम है, उसको रोकने के लिए और उस आइटम को जिसमें कस्टम ड्यूटी ड्यू है, तो उसको कस्टम अथॉरिटी को दिया जाना चाहिए उसके लिए, यह सेंट्रल गवर्नमेंट ही निर्धारित करेगा नोटिफिकेशन के द्वारा। सेक्शन 9 में ये बात कही गई है, पहले वाले में कि किस-किस हिसाब से उस चीज़ को रोक सकते हैं। दूसरे वाले में कोई अगर ऐसा प्रोहिबिटेड आइटम रोका गया है, तो उसको हम कैसे डिस्पोज़ करेंगे। 9.3 में कहा गया है कि यदि कोई ऐसा आइटम है जो जिसके ऊपर कस्टम ड्यूटी ड्यू है, तो उसको कस्टम अथॉरिटी को डिलीवर करेंगे कैसे, उसके बारे में बताया गया है। 10वां कहा गया है आपका सेक्शन 10 है एग्जेम्पशन फ्रॉम लायबिलिटी। किन-किन चीज़ों पे लायबिलिटी से एग्जेम्पशन है। कहा गया है notwithstanding anything in other law for timing in force, the post office shall not incur any liability except such liability as may be prescribed with regard to a service provided by the post office. तो पोस्ट ऑफिस केवल जो उसके ऊपर सर्विस प्रोवाइड की गई है, उसी के लिए लायबल है, उसी के लिए उत्तरदायी है। उसके अलावा उसके ऊपर कोई सी भी प्रकार की लायबिलिटी, देयदारी या ज़िम्मेदारी कोई नहीं है। दूसरा कहा गया है इसी में कि नो ऑफिसर ऑफ द पोस्ट ऑफिस शैल इनकर एनी लायबिलिटी विद रिगार्ड टू अ सर्विस प्रोवाइडेड बाय द पोस्ट ऑफिस अनलेस द ऑफिसर हैज एक्टेड fraudulently और willfully caused loss, delay और misdelivery ऑफ सर्विस। कोई भी ऑफिसर किसी भी प्रकार की उत्तरदायी या जवाबदेही नहीं करेगा किसी सर्विस जो पोस्ट ऑफिस के द्वारा प्रोवाइड की गई उसके लिए कोई उत्तरदायी नहीं है, जब तक कि
वो अफसर उस आर्टिकल या सर्विस के लिए फ्रॉडुलेंटली या विलफुली कोई लॉस या डिले या मिस डिलीवरी नहीं करता है, तब तक के लिए उसके लिए भी वो किसी प्रकार का जवाबदेह नहीं है। अब सेक्शन 11 है, जो कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 11 में यह बताया गया है, क्या बताया गया है, डेलीगेशन ऑफ पावर अदर देन द रूल मेकिंग पावर ऑफ डायरेक्टर। कहा गया है कि द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन ऑथराइज ईदर एब्सोल्युटली और सब्जेक्ट टू कंडीशंस द डायरेक्टर जनरल टू एक्सरसाइज एनी ऑफ द पावर्स conferred upon the central government by this act other than the power to make rules। तो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के द्वारा चाहे पूर्ण रूप से या कुछ शर्तों के अधीन डायरेक्टर जनरल को पावर प्रदान करती है कि वो सभी प्रकार के रूल्स बनाएंगे, लेकिन एक्सेप्ट पावर टू मेक रूल्स। रूल बनाने के लिए रूल को पावर उन्हें नहीं दी गई, बाकी उस डीजी को डेलीगेट कर दी है, डायरेक्टर जनरल को डेलीगेट कर दी है। सेक्शन 12 बताया गया है कि पावर टू मेक रूल्स, द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन मेक रूल्स फॉर कैरिंग आउट द पर्पज ऑफ दिस एक्ट। सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के द्वारा रूल्स बनाएगी इस एक्ट को के हिसाब से उसको प्रभावी करने के लिए। सेक्शन 13 कहा गया है कि पावर टू मेक रेगुलेशंस। देखिए रूल्स क्या होते हैं, रूल्स तो वैसे तो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, रेगुलेशंस क्या होते हैं, रेगुलेशन उस हो सकते हैं कि उस जो संस्था है या जो मिनिस्ट्री है या जो डिपार्टमेंट है उसका जो सबसे चीफ या हेड है वो रेगुलेशंस बनाएगा, लेकिन ऑफिशियली रूल्स बनाने का जो भी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही रिजर्व होता है। पावर टू मेक रेगुलेशन सेक्शन 13 तो कहा गया है द डायरेक्टर जनरल में विद प्रायर अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशंस मेक रेगुलेशंस फॉर कैरिंग आउट द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। इस एक्ट के लिए जो भी प्रोविजन बनाए हैं उसके लिए डायरेक्टर जनरल प्रायर अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रायर अप्रूवल लेते हुए रेगुलेशंस बनाएगा ताकि इस एक्ट को प्रभावी किया जा सके। 14 कहा गया है लेइंग ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन पार्लियामेंट। कहा गया है कि एवरी रूल और रेगुलेशंस मेड अंडर दिस एक्ट शैल बी लेड एज सुन एज मे बी आफ्टर इट मेड। जब भी कोई रूल रेगुलेशन बनेगा तो उसके बनने के बाद जितनी जल्दी हो सके उसे ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया जाएगा, वाइल इन इन सेशन, सेशन में प्रस्तुत किया जाएगा और ए टोटल पीरियड ऑफ 30 डेज, यानी 30 दिनों तक उस रूल रेगुलेशन के ऊपर चर्चा होगी, जो भी वो फाइंड आउट करेंगे, विच में बी कॉम्प्रोमाइज इन वन सेशन, चाहे वो एक सेशन में हो, टू सेशन हो या उससे अधिक सेशन में हो। एंड इफ बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द सेशन इमीडिएटली फॉलोइंग द सेशन और सक्सेसिव सेशन अपोजिट both houses agree in making an modification the rule or regulation, or both houses agree that the rule or regulation should not be made, the rule or regulation shall thereafter have effect only in such modified form or to be or no effect as the case may be. So however that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule or regulation। कुल मिला के इसमें ये बात कही गई कि जब भी कोई रूल रेगुलेशन बनता है तो वो पार्लियामेंट के दोनों सेशन में दोनों हाउसों में प्रस्तुत किया जाता है, उसके ऊपर 30 दिनों के लिए चर्चा की जाएगी और अगर कोई उसको सुटेबल लगता है, उनको ठीक लगता है, उसमें मॉडिफिकेशन होना है या कोई संशोधन होना है तो उसको संशोधित करके फिर ही उसे प्रभावी किया जाएगा, नहीं तो नहीं प्रभावित किया जाएगा। 15 है power to remove difficulties if any difficulties arises in giving effect to provisions of this act, the central government may by order in official gazette make such a provision not inconsistent with the provision of this act as appear to it to be necessary or expedient for review the difficulty। यदि कोई डिफिकल्टी अराइज होती है, कोई समस्या उठती है इन एक्टों के प्रोविजन के हिसाब से, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल गजट में ऑर्डर निकालते हुए जो कि इनके किसी हिसाब से इनकंसिस्टेंट ना हो या कोई अपीयर ना हो और उन डिफिकल्टी को, उन समस्याओं को रिमूव करेगी।
provided that no order shall be made under this section after the expiry of 2 years from the date of commencement of this act. जब भी यह एक्ट प्रभावी होगा, उसके 2 साल के भीतर अगर कोई डिफिकल्टी अराइज नहीं होती है, उसके बाद इसमें किसी प्रकार की तब्दीली नहीं की जाएगी। Any order made under this section shall be laid as soon as be after minutes before each house of parliament. अगर कोई ऑर्डर बनता है तो उसे भी पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया जाएगा दोनों सदनों में। ये था आपका सेक्शन नंबर 15। सेक्शन नंबर 16 है रिपील एंड सेविंग्स। सेक्शन नंबर 16 में रिपील एंड सेविंग का मतलब होता है कि जब भी कोई एक्ट लागू होता है, तो कोई पुराना एक्ट रहा होता है, उस एक्ट को खत्म करने के लिए एक लास्ट में एक्ट होता है, सेक्शन होता है हर एक्ट में रिपील एंड सेविंग, कि किस-किस एक्ट को प्रभावी किया जाता है, क्या-क्या उसमें सेविंग की जा रही है और किस-किस चीज़ को संरक्षित किया जाता है। तो कहा गया है द इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट 1898 6 ऑफ 1898 इज हियरबाय रिपील्ड। पहले हमारे पास इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट 1898 चलता था, वो अब रिपील्ड हो गया, वो अब खत्म हो गया है इस एक्ट के प्रभाव होने पर। दूसरा कहा गया नॉटविथस्टैंडिंग द रिपील ऑफ द एक्ट बाय सबसेक्वेंट आर रूल्स नोटिफिकेशन एंड ऑर्डर्स made or purported to have been made under the Indian Post Office Act 1898 shall, insofar as they relate to matters for which provision is made in this act and are not inconsistent with be have been made under this act and shall continue in force unless and until they are superseded by any rules or notification or order made under this act. अर्थात सबसेक्शन 1 में जो इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट 1898 रिपील किया गया है, उसके बावजूद भी आर रूल्स सारे रूल्स नोटिफिकेशन ऑर्डर जो बनाए गए हैं इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट 1898 के द्वारा सेल इंसोफार एज दे जब तक कि उनसे रिलेटेड मैटर्स होंगे, उनसे प्रोविजंस होंगे, वो चल प्रभावी रहेंगे जब तक कि वो इनकंसिस्टेंट ना हो और वो यह माना जाएगा कि वो इस एक्ट के द्वारा ही चल रहे हैं, कंटिन्यूइंग फोर्स रहेंगे जब तक कि कोई पुरानी एक्ट या कोई रूल्स उनको सुपरसीड उनके ऊपर नोटिफिकेशन के द्वारा प्रभावी ना हो जाए। अर्थात मान लीजिए इंडियन पोस्ट कोई ऐसा केस आया और जिसमें पुराने एक्ट के हिसाब से कुछ रूल के हिसाब से चल रहा हो, तो उसकी जो सुनवाई होगी तो उसी हिसाब से होगी। ये थोड़ी होगा कि आज ये वाला एक्ट प्रभावी हो गया तो अब उस हिसाब से उस टाइम के वाले एक्ट को हम इस हिसाब से डील करेंगे। इस प्रकार से आपके ये इंडिया पोस्ट ऑफिस एक्ट आपका खत्म हो गया है। सातवां आपका कोई इतना इम्पोर्टेंट चीज है नहीं। एक बार हम इसको समराइज कर लेते हैं कि हम इसके इंडेक्स से ही इसको समराइज करेंगे इसमें क्या क्या बातें कही गई हैं। तो आपके इस इंडिया पोस्ट ऑफिस एक्ट में 16 सेक्शन है। पहला है शॉर्ट टाइटल इनकमेंसमेंट जो कि 18 से 24 पे आपका इंडिया पोस्ट ऑफिस एक्ट लागू हो गया था। दूसरे वाले पे डेफिनेशन है, डेफिनेशन आप देख सकते हैं जिसमें मेरे हिसाब से पोस्ट ऑफिस की डेफिनेशन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तीसरा सेक्शन में बताया गया कि पोस्ट ऑफिस क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करेगा, तो उसके बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट ही आपके निर्धारित करेगी। चौथा है एक्सक्लूसिव प्रिविलेज इन रिस्पेक्ट ऑफ पोस्टल स्टैम्प। पोस्टल स्टैम्प का एक मताधिकार किसके पास रहेगा, वो पोस्ट ऑफिस के पास ही रहेगा। पांचवा सेक्शन एड्रेस एंड पोस्ट कोड्स के बारे में बताया गया कि एड्रेस कैसे लिखेंगे, पोस्ट कोड्स कैसे लिखेंगे। छठा है पावर टू गिव इफेक्ट ऑफ अरेंजमेंट इन फॉरेन कंट्रीज। फॉरेन कंट्रीज के साथ कौन डील करेगा, उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट डील करेगी। सातवां है उसको रिकवरी आप देने से मना करता है तो उसकी रिकवरी कैसे की जाएगी। आठवां है ऑफिशियल मार्क्स टू बी एविडेंस ऑफ सर्टेन फैक्ट्स डिनोटेड। कोई ऑफिशियल मार्क किसी उस पे डिनोट किया गया है तो वो किस हिसाब से उसको एविडेंस का काम करेगा। नवा सेक्शन है आपका जो पावर टू इंटरसेप्ट ओपन और रिटेन एनी आइटम और डिलीवर आइटम टू कस्टम अथॉरिटी। नवे वाले में आपको बताया गया था कि किसी आइटम को अगर मान लो संदिग्ध आइटम होता है या कोई नारकोटिक्स वाला होता है तो उसको कैसे खोलेंगे या इंटरसेप्ट करने की पावर दे दी है सेक्शन 9 में। उसको डिटेन कैसे करेंगे, डिलीवर कैसे करेंगे, कस्टम अथॉरिटी को कस्टम असेसमेंट के लिए कैसे देंगे।
10वां सेक्शन है एग्जाम्पशन फ्रॉम लायबिलिटी। लायबिलिटी किससे मतलब देयदारी किसकी है। सेक्शन 10 के हिसाब से ये बताया गया कि ना तो पोस्ट ऑफिस की कोई देयदारी है, केवल सर्विस से रिलेटेड उसकी देयदारी है, ना तो किसी ऑफिशियल की देयदारी है, जब तक कि उसने कोई विलफुली फ्रॉडलेंट उसका मिसयूज ना किया हो। 11वां 12वां 13वां सेक्शन आपके थोड़े इंपॉर्टेंट है। 11वां सेक्शन में कहा गया डेलीगेशन ऑफ पावर अदर देन रूल मेकिंग पावर टू डायरेक्टर जनरल। तो डायरेक्टर जनरल को सारी पावर डेलीगेट कर दी गई, केवल रूल मेकिंग पावर, पावर टू रूल मेकिंग, जो कि आपका सेक्शन 12 में है, पावर टू मेक रूल्स। तो पावर टू मेक रूल्स किसके पास है? वो आपका पावर टू मेक रूल्स है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, लेकिन रेगुलेशंस, पावर टू मेक रेगुलेशन किसके पास है? पावर टू रेगुलेशंस आपका है डायरेक्टर जनरल के पास। चौथा, सॉरी, 14वां है लेइंग ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन इन पार्लियामेंट। तो जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो 30 दिनों के भीतर दोनों सेशन में हाउस में आपका प्रस्तुत किया जाएगा, और अगर कोई इसमें अमेंडमेंट या मॉडिफिकेशन करना होगा तो वो करेंगे। 15वां सेक्शन है पावर टू रिमूव डिफिकल्टीज। अगर इस एक्ट के हिसाब से किसी प्रकार की डिफिकल्टी अराइज होती है तो उसको पावर किसको है रिमूव करने की? सेंट्रल गवर्नमेंट को है। सेंट्रल गवर्नमेंट उसको नोटिफिकेशन के द्वारा नोटिफाई करेगा। और 16वां है रिपील एंड सेविंग। रिपील एंड सेविंग में यह बताया गया है कि कौन सा हमारा एक्ट रिपील हुआ है। तो इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट 1898 हमारा इस एक्ट के प्रभावी होने से रिपील हुआ। ये आपका था पोस्ट ऑफिस एक्ट 2023, और ये आपका एक्ट आज कंप्लीट हो गया है। इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ अगली वीडियो में।